Hello friends, welcome in Nursing Knowledge channel. को छोटे होने के बावजूद उन सारे लगभग सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स पे क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो दो सेलुलर ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, वो दो सेलुलर ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन लेस होते हैं, वो होते हैं राइबोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। दो सेलुलर ऑर्गेनल्स याद कर लो, दोनों के दोनों नाम नोट डाउन भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो कि सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स में उनकी मेम्ब्रेन होती है। लेकिन दो सेलुलर ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, वो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट्स एक, और दूसरा होता है अपना राइबोसोम। आ गया समझ में? नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स है, वो नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स कौन सा है? नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल वैक्यूल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स सुना है कभी? ये जो सेंट्रल वैक्यूल्स है, ये सेंट्रल वैक्यूल्स जो सेल का सेलुलर ऑर्गेनल्स है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज करना। क्या होता है? स्टोरेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज करना। जो सारा प्रोटीन बन रहा है या सारा कंटेंट बन रहा है, फैट, ग्लूकोज, जो भी आपके सेल में एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रही है, उसको अलग अलग जगह पे पहुंचा दिया, जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे पहुंचा दिया। लेकिन बहुत सारे का अभी जरूरत नहीं है, तो उसको स्टोर कर लो, और स्टोर करने का काम कौन करता है? सेंट्रल वैक्यूल्स करता है। कौन करता है स्टोर करने का काम? सेंट्रल वैक्यूल्स। तो इसका क्या फंक्शन हो गया? स्टोरेज का फंक्शन हो गया। 6 सेलुलर ऑर्गेनल्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो सेलुलर ऑर्गेनल्स थे अपन, सेंट्रल वैक्यूल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स का फंक्शन क्या था? स्टोरेज का फंक्शन था। क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स और सेंट्रल वैक्यूल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स का फंक्शन क्या हो गया था? स्टोरेज का फंक्शन था। क्या था? स्टोरेज का फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन सेंट्रल वैक्यूल्स के बाद। नेक्स्ट अपना जो है सेलुलर ऑर्गेनल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स के बाद जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है वो है सेंट्रियोल्स। क्या है? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रियोल्स ट्विन नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? ट्विन नंबर्स। कहाँ को कितने होते हैं? ट्विन नंबर्स। दो होते हैं सेंट्रियोल्स। एक सेल में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, और वो सेंट्रियोल्स होते कहाँ पे हैं? तो सारे के सारे जहाँ सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं वहीं होते हैं क्या? सेंट्रियोल्स। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्मा में होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के फंक्शंस जब अपन डिस्कस करें तो सेंट्रियोल्स के फंक्शन से पहले ये इमेज याद करो आप। ये इमेज याद आई किसी को? ये देखी होगी आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में, या 12th में भी आपने ये इमेज देखी होगी। जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में दो ध्रुव बन जाते हैं, और दोनों ध्रुव न्यूक्लियस को जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम को अलग अलग करके अलग अलग ध्रुव पर खींचते हैं। तो उन जो दो ध्रुव होते हैं, वो दो ध्रुव कौन बनाता है? वो दो ध्रुव बनाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो होते हैं सेंट्रियोल्स। तो सेल डिवीजन में जो सेंट्रियोल्स है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो सेल डिवीजन में दो सेल्स बनाते हैं, वो अलग अलग सेल्स जो डिवाइड होती है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, वो दो ध्रुव की वजह से होते हैं। वो दो ध्रुव होते हैं, वो दो ध्रुव न्यूक्लियस को अलग अलग अपने अपनी तरफ खींचते हैं। वो कौन करता है? सेंट्रियोल्स करता है। तो सेल डिवीजन में कौन इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है? सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। जब अपन डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे, आप सबने थोड़ा थोड़ा आपको याद भी होगा, या थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा कि नर्वस सिस्टम जो होता है, जब भी हेड इंजरी हो जाती है या कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, नर्व से रिलेटेड, न्यूरो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो वो ग्रो नहीं करता है या वो वापस रीजनरेट नहीं होता है। कोई भी इंजरी हो जाती है ब्रेन में तो वो रीजनरेट नहीं कर पाता है। वो रीजनरेट नहीं क्यों नहीं कर पाता है? सेल को जो अपनी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज़ है उसको रीजनरेट होने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेल में जो क्रोमोसोम से गुणसूत्र है, उन गुणसूत्र को अलग अलग अपने ध्रुव पर खींचने का काम कौन करता है? सेंट्रियोल्स करता है। और सेंट्रियोल्स नर्वस टिश्यू में एब्सेंट होता है। नर्वस टिश्यू में क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल्स
एब्सेंट होता है। इस कारण जो नर्वस टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू कभी भी रिजनरेट नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना, अपन जब टिश्यूज़ पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तब मैं बोलूँगा कि नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू में रीजनरेशन की पावर बिल्कुल नहीं होती है। तब आपसे पूछूंगा कि रीजनरेशन की पावर क्यों नहीं होती है, तो आपको बताना है कि नर्वस टिश्यू में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स नहीं होते, इस कारण उसमें रीजनरेशन की पावर बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद में सेंट्रियोल्स के बाद में नेक्स्ट जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो सेलुलर ऑर्गेनल्स जो नेक्स्ट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स और सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनल्स, वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। जो सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनल्स क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन? न्यूक्लियस डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियस इन सब सेलुलर ऑर्गेनल्स में से सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है। इन अदर वर्ड आप बांटो तो पूरा साइटोप्लाज्मा है, पूरा साइटोप्लाज्मा, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, पूरा साइटोप्लाज्मा है, अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनल्स है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। अगर आप ऐसे मानो कि पूरा साइटोप्लाज्मा है तो साइटोप्लाज्मा में 70% तो क्या होता है? 70% क्या होता है साइटोप्लाज्मा में? वाटर। 70% क्या होता है? वाटर। और बचा हुआ 30% क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनल्स। उन 30% में से भी अप्रोक्स 20% अकेला कौन होता है? न्यूक्लियस। अप्रोक्स 20% अकेला कौन होता है? न्यूक्लियस। इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का जो रेशियो है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का जो रेशियो है वो कितना होता है? अगर टोटल साइटोप्लाज्मा 4 अनुपात है तो न्यूक्लियस लगभग कितना होगा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का रेशियो क्या होगा? 1:4। यानी जो पूरा इस पूरे पार्ट को आप 100% माने, इस पूरे पार्ट को आप 100% माने तो उसका 5 पार्ट में डिवाइड करें इस 100% को तो 20% होगा एक पार्ट में। एक पार्ट में कितना होगा? 20%। तो ये जो न्यूक्लियस है वो 20% होता है, जो साइटोप्लाज्मा है वो 80% होता है। इस साइटोप्लाज्मा में पूरा साइटोसोल भी आ गया और सारे के सारे छोटे छोटे सेलुलर ऑर्गेनल्स भी आ गए। तो इन सब सेलुलर ऑर्गेनल्स में से इसी एक वर्ड से आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है। सारे के सारे छोटे से सेलुलर ऑर्गेनल्स को मिला लें तो भी अकेले न्यूक्लियस की बराबरी नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी में जो सेल्स होती है, ये सेल में अपन ने सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स डिस्कस कर लिए हैं। उन सेलुलर ऑर्गेनल्स के फंक्शन क्या क्या आए हैं अभी तक, अगर आप रिमाइंड करो तो सेल के फंक्शंस बन जाएंगे। सेल के इतने सारे के सेलुलर ऑर्गेनल्स पड़े हैं, इनमें फंक्शंस क्या क्या थे? या तो प्रोटीन सिंथेसिस था, या एनर्जी जनरेशन था, या इसका फंक्शंस और क्या था? सेल डिवीजन। तो 3 फंक्शन अलग अलग डिस्कस किए। प्रोटीन सिंथेसिस किस किसका फंक्शन था? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइबोसोम का और गोल्जी एपरेटस का। इन तीनों को मिला के प्रोटीन को एक मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये किसका काम था? तीनों का काम था। इसके अलावा एक का फंक्शन और किसका आया? एक का फंक्शन सेल डिवीजन का आया। किसका? सेंट्रियोल्स का। इसके अलावा एक का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस आ गया, सेल डिवीजन आ गया। ये फंक्शन आगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था? एनर्जी जनरेशन, एटीपी प्रोडक्शन। तो ये 3 फंक्शंस थे आपके इतने सारे के सेलुलर ऑर्गेनल्स में से। तो इन तीनों फंक्शंस को जो मॉनिटर करता है, जो कंट्रोल करता है, वो कौन होता है? न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। तो इन सारे फंक्शंस को, जो 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? प्रोटीन, अभी डिस्कस करेंगे अपन प्रोटीन सिंथेसिस। कौन कौन सा? प्रोटीन सिंथेसिस। 3 फंक्शन हो गए। ये तीनों फंक्शन अलग अलग अपन देख रहे थे कि इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का, गोल्जी एपरेटस का उसको प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम है, सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन का काम, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन और नेक्स्ट है एटीपी प्रोडक्शन, या इसको बोल सकते हो आप एटीपी प्रोडक्शन बोल सकते हो। एटीपी प्रोडक्शन के अलावा आप क्या बोल सकते हो? एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये तीनों फंक्शन कौन करता है? ये तीनों फंक्शन कौन मॉनिटर करता है? न्यूक्लियस मॉनिटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन प्रोटीन सिंथेसिस, तीनों फंक्शन अपने को अभी डिस्कस करने किसके? न्यूक्लियस के। ये तीनों फंक्शन कौन कौन से हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन और एटीपी प्रोडक्शन। तीनों फंक्शन अपन ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे।
इन तीनों फंक्शन से पहले अपन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स, आपको आंसर देना है क्या है, न्यूक्लियस है। सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को सारे फंक्शंस करता है जो सेल्स के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सारी सेल्स के, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, एटीपी प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये तीनों फंक्शंस को जो मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है वो होता है न्यूक्लियस। इस कारण न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोलर ऑफ द सेल या प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स। तो ये तीनों फंक्शन किसके होते हैं, न्यूक्लियस के होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम कर रहा था। सेल डिवीजन में आप सेंट्रियोल्स हेल्प कर रहा था। इसके अलावा एटीपी प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था, लेकिन वो तीनों कर रहे थे। उन तीनों को करवाने का काम, मॉनिटर करने का काम, मेंटेन करने का काम कौन करता है, अकेला न्यूक्लियस करता है। इस कारण न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो ये तीनों फंक्शन अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे, तीनों अलग अलग ब्रॉड वे में। उससे पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है वो देखें अपन। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल्स किसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियस का डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और न्यूक्लियोलस हो गया। और टोटल स्ट्रक्चर किसकी डिस्कस कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियस की डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कंटेंट होता है, उस कंटेंट को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, उस कंटेंट को नाम दिया जाता है डीएनए। क्या बोलते हैं इसको अपन, डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन ऐड होता है तो इस डीएनए को बोला जाता है क्रोमाटिड। क्या बोला जाता है, क्रोमाटिड। जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, वो सेल्स के अंदर होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा में। ये सेल में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर, समझ में आ रहा है आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर का जो सारा पोर्शन है, उस पोर्शन को क्या नाम दिया था, उस पोर्शन का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये सारा पोर्शन न्यूक्लियर में, इनको मिला के क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है, उस न्यूक्लियोप्लाज्मा में इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। और जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन ऐड होता है, ऐड ऑन होता है, तो इसको बोलते हैं अपन क्रोमाटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमाटिड। और एक क्रोमाटिड आगे चल के बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो होते हैं ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम क्या होते हैं, ऑटो यानी सेम, एलो यानी डिफरेंट। जो ऑटोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल्स होती हैं, तो जो मेल और फीमेल में सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम बोलते हैं। वो होते हैं ह्यूमन बॉडी में 44, कितने, 44 नंबर, या इसको और क्या बोल सकते हैं, 22 पेयर। क्या बोल सकते हैं, 22 पेयर। जो एलोसोम होते हैं वो एलोसोम होते हैं 2 इन नंबर। कितने होते हैं, 2 इन नंबर। और इसको और क्या बोल सकते हैं, 1 पेयर। क्या बोलते हैं, 1 पेयर। तो टोटल मिला के कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 44 + 2 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 42 क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर की बात करें, किसकी बात करें, पेयर की बात करें, तो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। जो एलोसोम होते हैं वो एलोसोम मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। जो मेल में होते हैं वो एलोसोम कौन कौन से होते हैं, एक्स, बताओ, एक्स वाई। मेल में कौन से होते हैं, एक्स वाई। जो फीमेल्स हैं उसमें क्या होते हैं, एक्स एक्स। कौन क्या होते हैं, एक्स एक्स। एलोसोम्स, जो क्रोमोसोम होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उसका जो ह्यूमन बॉडी है वो मेल होगी या फीमेल होगी। इस कारण एलोसोम को ही और क्या बोलते हैं, एलोसोम को और क्या बोलते हैं अपन, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये बात हो गई क्रोमोसोम से रिलेटेड। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, ऑटोसोम, एलोसोम, क्या होते हैं, ये सारी अपन चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की।
न्यूक्लियस में इंपॉर्टेंट चीज लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है, एक 1:4 रेशियो में होता है। इसके अलावा आगे बढ़े अपन तो और क्या चीज़ डिस्कस करी थी अपन ने कि जो सारा फंक्शन होता है सेल्स का वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करना, सेल डिवीजन करना और एटीपी प्रोडक्शन करना। ये तीनों फंक्शन अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनल्स करते हैं, लेकिन इन तीनों को मेंटेन करके कौन रखता है? न्यूक्लियस मेंटेन करके रखता है। इस कारण न्यूक्लियस को मेन और क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल बोलते हैं या कंट्रोलर बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल्स बोलते हैं अपन किसको? सेल को, न्यूक्लियस को। तो ये तीनों जो फंक्शन करते हैं वो तीनों फंक्शंस कैसे होते हैं वो तीनों फंक्शंस अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं। तीनों फंक्शंस ही अपना लास्ट रहेगा। ये तीनों फंक्शन जब डिस्कस कर लेंगे अपन तो अपना सेल वाला टॉपिक अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चीज़ें डिस्कस करते हैं पर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, एटीपी प्रोडक्शन। जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस वाले फंक्शन पे अपन फोकस करें तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है या क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल्स का। जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है वो डिस्कस करते हैं अपन। माना कि ये सेल है, सेल में ये क्या है? न्यूक्लियस है। अच्छे से देख लेना, आपको याद नहीं होगा या आपने रटा होगा 12th में या अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा देता हूँ मैं कि प्रोटीन सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी की सेल्स में कैसे होता है या उसमें न्यूक्लियस की क्या हेल्प होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आप वहाँ देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपन ने लिखा था प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन, या और सेकंड कहाँ लिखा था? राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन लिखा था। लेकिन वो होता कैसे है वो प्रोटीन सिंथेसिस वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कैसे होता है प्रोटीन सिंथेसिस? तो देखते हैं अपन प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। सेल्स में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, इसके अलावा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा में बहुत सारा का फ्लूइड मीडियम होगा जिसको साइटोसोल बोलेंगे। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ये सारे कंटेंट हैं। तो बात होती है कि सारा मेंटेन कौन करता है? न्यूक्लियस करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो बात आती है कि अभी आपको प्रोटीन सिंथेसिस की नीड है, आपकी बॉडी को प्रोटीन सिंथेसिस की नीड है। तो जो बॉडी की जो प्रोटीन सिंथेसिस की नीड होती है तो वो सारे संदेश भेजते हैं न्यूक्लियस के पास। कुछ भी चीज़ होती है आपका बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा है टीचर के द्वारा, आपके बच्चे के कुछ गलत आदतें हैं या कुछ भी आपके बच्चे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो आप टीचर से पहले सबसे पहले आप किसको मैसेज करते हो? जो मेन पावर में है प्रिंसिपल, उसी को बोलते हो कि मेरे ये करवाना है। तो वैसे ही जो प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है तो सारे के सारे जिसको प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होती है वो मैसेज करते हैं किसको? न्यूक्लियस को मैसेज करते हैं। किसके लिए? कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। जब न्यूक्लियस को मैसेज करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। वो डीएनए चाहता है कि मैं तो प्रोटीन सिंथेसिस कर नहीं सकता लेकिन मैं हेड हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दूँ कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करें क्योंकि मेरे पास मैसेज आया कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत है। तो मैसेज आता है तो इसके पास, तो बात क्या होती है कि इसके पास मैसेज आया, अब ये इसको कुछ ना कुछ मैसेज भेजना है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। जब मैसेज भेजना होता है तो ये डीएनए, इसके अंदर तो डीएनए ही होता है, ये डीएनए क्या करता है? डीएनए बाहर आने की कोशिश करता है कि मैसेज लेके कहाँ जाऊँ मैं? मैसेज लेके जाऊँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के पास कि आपको क्या करना है? प्रोटीन सिंथेसिस करना है। लेकिन बात होती है प्रोटीन सिंथेसिस करना है, डीएनए क्या लेके जाना चाहता है? डीएनए लेके जाना चाहता है मैसेज। क्या मैसेज? डीएनए मैसेज लेके जाना चाहता है किसका? कि अपने को प्रोटीन सिंथेसिस करना है। क्या करना है? प्रोटीन सिंथेसिस करना है। डीएनए मैसेज लेके जाता है कहाँ पे? कि अपने को प्रोटीन सिंथेसिस करना है। जब प्रोटीन सिंथेसिस करना है डीएनए मैसेज लेके जाता है, किसके पास जाना चाहता है? डीएनए लेके जाना चाहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। किसके पास लेके जाना चाहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लेके जाना चाहता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लेके जाना चाहता है तो डीएनए सोचता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो बाहर से अंदर आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ तो मैं थोड़ा मेरे जैसे कि न्यूक्लियस को
न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए बाहर जाकर कहता है कि मैसेज लेके जाऊं मैं कहां, मैसेज लेके जाऊं, तो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए न्यूक्लियस डीएनए को बाहर भेज के प्रोटीन सिंथेसिस काम तो करवाना चाहता है, लेकिन बात ये आ जाती है जो डीएनए है वो डीएनए बाहर जाने के लिए तैयारी करके क्या कर लेता है, तैयारी करके क्या कर लेता है, अपने जैसे बहुत सारे के डीएनए बना लेता है, अपने जैसे बहुत सारे डीएनए बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेप्लिकेशन। डीएनए आपने पढ़ा होगा ये वर्ड रेप्लिकेशन, सुना होगा कि डीएनए, अब डीएनए को क्या करना है, बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए वो सोचता है कि मैं बाहर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल दूंगा कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है, क्या बोल दूंगा कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। अब बोलने के लिए वो बाहर जाने की सोचता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो अंदर कौन रहेगा, और अंदर कौन रहेगा, तो वो करता क्या है, अपना जैसा थोड़ी चीजें और बना लेता है, तो थोड़ा डीएनए और बना लेता है, उसको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद आते हैं अपन, रेप्लिकेशन जब हो गया, वो बना लिया, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब बाहर निकलने की कोशिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाता, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है तो दिक्कत हो जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वो मैसेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं पहुंचा पाएगा, और अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा। तो फिर वो मैसेज नहीं पहुंचा पाता है तो डीएनए क्या करता है, अपने मैसेज को कॉपी करता है एक छोटी चीज में, और छोटी चीज को कॉपी करता है, वो कहां करता है, आरएनए में अपनी चीज को कॉपी कर देता है, और उस कॉपी करने को बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से डीएनए बनना था, वो रेप्लिकेशन कहलाया, तो डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए को क्या, वो उसको क्या कहलाया है, ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए बना वो आरएनए कौन सा था, एमआरएनए। अब एमआरएनए बन गया, डीएनए से एमआरएनए बाहर निकल के आता है, किसके पास, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन किसका है, राइबोसोम्स का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो वहां आके वो कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस करो। अब प्रोटीन सिंथेसिस करो, वहां बाहर आके बोल तो रहा है, पहले तो बाहर नहीं आ पा रहा था डीएनए, बाहर नहीं आ पा रहा था, तो डीएनए से एमआरएनए बनाया उसने, एमआरएनए बना के वो उसने कहीं बाहर जाके मैसेज पहुंचा कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। अब प्रोटीन सिंथेसिस करना है, बाहर जाके मैसेज बोल रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम से कि प्रोटीन सिंथेसिस करो। 2 बार बोल दिया प्रोटीन सिंथेसिस करो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, वो कह रहा क्या बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस करो, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था तो वो दिमाग खराब हो गया। अब क्या था, समझ में आया भी क्यों, समझ में उसको इसलिए नहीं आ रहा था कि वो है न्यूक्लियस के अंदर था, वो अंदर से आया है, बाहर वाले की लैंग्वेज नहीं जानता है। अब बात वही हो जाती है जैसे अपन किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, अभी राजस्थान के हैं, अगर राजस्थान से किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, मान लिया अपन उड़ीसा जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। अब उड़ीसा और गुजरात जा रहे हैं तो अपने को वहां किसी से बात करनी है तो समझ में नहीं आए, उसको आप बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अपन अपना फर्स्ट चीज क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि ऐसा आदमी मिल जाए मुझे जो राजस्थान का हो और वहीं रह रहा, उससे फायदा क्या जाएगा, वो आप जो आप बोलोगे वो समझ जाएगा, जो राजस्थान का है वो बात है कि वो वहां रह रहा है तो वो उसको समझा देगा जिसको आपको समझाना है। तो आप वही ढूंढते हो क्या, अपना जैसा कोई, तो वो अपना जैसा हमारा अपना जैसा कोई किसी को ढूंढ लेता है, अपने ही भाई को ढूंढ लेता है, वो अपने भाई को बोलता है कि यार भाई मैं मैसेज लेके आया हूँ इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि तो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, तो उसने हेल्प करी, और उसने हेल्प करके उसको बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। वो हेल्प किसने करी, टीआरएनए ने। किसने करी, टीआरएनए ने। ट्रांसलेशन किया उसने, क्या किया, ट्रांसलेशन का जो कोड लेके आया था वो डीएनए बाहर आना चाह रहा था, नहीं आ पाया, उसने आरएनए को बोला, आरएनए बाहर आके समझाना चाह रहा था, नहीं समझा पाया, तो उसने क्या किया, टीआरएनए को बोला, और टीआरएनए ने किसको बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि क्या भाई न्यूक्लियस अपना प्रिंसिपल बोल रहा है, अपना प्रिंसिपल बोल रहा है कि अपने को प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है। तो अब यह फाइनली इसको समझ में आ गया। तो ये कहानी होती है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको जो 3 वर्ड्स समझने हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए तो प्रोटीन सिंथेसिस में बाकी की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन तीनों वर्ड के साथ साथ जो आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, आपने पढ़ा है क्या, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से। यहाँ जो आरएनए होता है वो आरएनए कौन सा कहलाता है, एमआरएनए। यहाँ आरएनए होता है वो आरएनए क्या कहलाता है, आरआरएनए। क्या कहलाता है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ 2 चीजें सीखी प्रोटीन सिंथेसिस में अपन ने, 3 वर्ड कौन कौन से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। इसके अलावा 3 आरएनए के टाइप भी पढ़ लिए चलते चलते, कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरएनए के फंक्शन भी पढ़ लिए, क्या कि एमआरएनए मैसेज को लेके आता है, टीआरएनए एंटीकोडन करता है, ट्रांसलेशन करता है मैसेज का, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का मेन फंक्शन
रोल निभाता है। और ओवरऑल आपको पूछा जाए कि आरएनए का फंक्शन क्या है, तो ओवरऑल आरएनए का फंक्शन क्या आ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गया अपना प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद जो न्यूक्लियस का सेकंड फंक्शन अपन डिस्कस करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बाद, जो सेकंड फंक्शन था वो था अपना, सेकंड फंक्शन क्या था, सेल डिवीजन। क्या फंक्शन था, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पे डिस्कस करते हैं अपन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन होता है जब एक सेल का दो सेल में डिवाइड होती है, जब एक सेल, उसको बोलते हैं अपन सेल डिवीजन। या तो एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी, या एक सेल कितनी सेल में डिवाइड होगी, चार सेल में। कितने में डिवाइड होगी, एक सेल चार सेल में डिवाइड होगी। जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है या चार सेल में डिवाइड होती है तो उसी को अपन सेल डिवीजन बोलते हैं। इसी के आधार पर दो और चार पार्ट में डिवाइड होती है, इसी के आधार पर उसको दो नाम दिए गए हैं, माइटोसिस और मियोसिस। क्या नाम दिए गए, माइटोसिस और मियोसिस। जब एक सेल डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड होती है उसको बोला जाता है अपना माइटोसिस। जब एक सेल डिवाइड होकर दो पार्ट चार पार्ट में डिवाइड होती है उसको बोला जाता है अपन मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में? अगर डिफरेंस की बात करें तो माइटोसिस में होता है क्या, जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में पहुंचती है तो जो ये जो डॉटर पेरेंटल सेल है जो डिवाइड होती है, ये पेरेंटल सेल दो सेल में जो डिवाइड होती है, तो पेरेंटल सेल दो सेल में डिवाइड होती है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हमने डिस्कस किए थे कितने होते हैं, 46 नंबर क्रोमोसोम होते हैं। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में क्या होते हैं, सेम रहते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है, जब एक सेल चार सेल में डिवाइड होती है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। क्या कितने हो जाते हैं, हाफ फ्लोर। क्या हो जाते हैं, हाफ फ्लोर। तो माइटोसिस की डेफिनेशन दो तरीके से दे सकते हैं अपन। जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो, कैसे, पेरेंटल सेल की, तो वो क्या कहलाता है, माइटोसिस। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा बोल सकते हैं जैसे माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंटल सेल और टोटल सेल में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं। डिप्लॉयड का मतलब डबल। जब अपन ने पेयर की बात करी थी तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम या 23 पेयर, तो इसमें क्या रहते हैं, पेयर में रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं। जबकि यहाँ क्या रहते हैं, पेयर में नहीं रहते हैं, पेयर क्या हो जाते हैं, हाफ डिप्लॉयड हो जाते हैं। बाकी ब्रॉड में वो डिस्कस कर सकते हैं अपन। सेल डिवीजन बहुत होता है, अलग अलग सेल डिवीजन में। माइटोसिस में बात करें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बहुत अलग अलग स्टेजेस होती है, बहुत सारे ब्रॉड में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कम्युनिटी कोर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है माइटोसिस और मियोसिस में कि माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है और मियोसिस कहाँ कहाँ होता है। तो माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस ह्यूमन बॉडी में होता है, ऑल बॉडी। माइटोसिस ह्यूमन बॉडी की ऑल बॉडी में होता है, इंक्लूडिंग गैमेटोजेनेसिस। ऑल बॉडी में होता है इंक्लूडिंग गैमेटोजेनेसिस। ऑल बॉडी में मतलब अगर आपको कोई जैसे न्यूनेट है, बच्चा जब जन्म लेता है न्यूनेट होता है, उससे अडल्ट बनने के लिए क्या करना होता है, सेल डिवीजन होता है। उस तरह सेल डिवीजन में क्या सेल डिवीजन होता है, केवल और केवल माइटोसिस। माइटोसिस होता है ऑल बॉडी में। अगर आपको कोई चोट लग जाए तो रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन क्या, टिश्यू रिपेयर होता है। टिश्यू रिपेयर किससे होता है, सेल डिवीजन से। और सेल डिवीजन वहां पे कौन सा होता है, माइटोसिस। ऑल बॉडी में अदर में कह सकते हैं ऑल बॉडी में केवल माइटोसिस, सेल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। जो बात करें म्यूसिस कहाँ होता है, तो म्यूसिस केवल और केवल ह्यूमन बॉडी में किस जगह होता है, गैमेटोजेनेसिस में होता है। गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। बात करें कि गैमेटोजेनेसिस में केवल म्यूसिस होता है, तो ऐसा नहीं है। गैमेटोजेनेसिस में माइटोसिस और म्यूसिस दोनों होते हैं, लेकिन गैमेटोजेनेसिस एकमात्र ऐसी जगह जहाँ केवल क्या होता है, या जहाँ म्यूसिस होता है। आ गया समझ में? इसके अलावा भी अगर समझ में नहीं आया तो ब्रॉड में डिस्कस करेंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना सेल डिवीजन। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, न्यूक्लियस के फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल डिवीजन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन प्रोटीन सिंथेसिस सेल डिवीजन के बाद एटीपी प्रोडक्शन। इसकी बात करेंगे अपन एनर्जी प्रोडक्शन। जो एनर्जी प्रोडक्शन है उस एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीजें होती है। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है, एटीपी कैसे बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल कैसी होती है, बहुत सारे वगैरह वगैरह। वो एनएडीपीएस कैसे बनते हैं, वो बहुत सारी चीजें होती है। आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि ह्यूमन बॉडी में एनर्जी या एटीपी कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए आपको देखना है कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है। जब अपन कुछ भी खाते हैं, एनीथिंग कुछ भी खाते हैं, तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और अपन जो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तो यह इसको कहते हैं अपन सेलुलर रेस्पिरेशन। कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है एटीपी यानी एनर्जी और CO2। जो एनर्जी है वो एनर्जी आपके काम में ले ली जाती है, और जो CO2 है वो आप बाहर निकाल देते हो। तो ये काम करती है सेल्स। ओवरऑल कौन काम करता है, ये काम सेल। तो सेल के 3 फंक्शन हो गए, या न्यूक्लियस के 3 फंक्शन जो कंट्रोल करता है कौन सा हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन और नेक्स्ट एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये काम हो गए अपने, न्यूक्लियस हो गया,
ब्रॉडवे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं अपन। सेल के बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं कि सेल्स होती क्या है, इसमें डिस्कवरी कब हुई थी, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट होता है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, पावर हाउस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, डीएनए, कौन से सेलुलर ऑर्गेनेल्स में डीएनए होता है, वगैरह वगैरह सारे कुछ ब्रॉडवे में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अपना जो लास्ट दो चीजें, दो वर्ड अपन ने छोड़ दिए सेल के अंदर, वो बचे हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने की, लेकिन आपको उतना कुछ पढ़ना है नहीं। डीएनए और आरएनए में डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता होगी क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म। अच्छा, फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये भी पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है या एमएससी नर्सिंग का एग्जाम है तो ये पूछ सकते हैं कि क्या डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। जैसे एफ दिल्ली में 2016 में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, तो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं सबको पता है, 4 चेंबर होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में आएगा इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दिल्ली और इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम में आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है और अपने आप पे विश्वास रखना है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है उस डीएनए का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। क्या फंक्शन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, डीएनए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी बोलती है कि तो अपने पापा पे गया, अपने दादा पे गया, अपने नाना पे गया, तो वो ऐसे क्यों बोलती है, वो कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां से आए कहां से, तो वो आते कहां से, डीएनए से। डीएनए का मतलब है डीएनए आप सोच रहे हो कि आपने तो पढ़ा है कि जीन से आते हैं, तो डीएनए का ही पार्ट है क्या, जीन। डीएनए का छोटा पार्ट ही क्या होता है, जीन होता है। तो ये काम हो गया डीएनए का। बात करें आरएनए की, तो आरएनए के बारे में अपन ब्रॉडवे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, सारे ब्रॉडवे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया डीएनए, ये हो गया आरएनए। इसके साथ ही अपना सेल वाला टॉपिक समाप्त होता है। सब कुछ अपन ब्रॉडवे में डिस्कस कर चुके हैं सेल्स के बारे में। अब अपना एमएसएन का जब अपन सारा आपने देख लिया होगा, अपना शेड्यूल सेम रहेगा। 3 दिन एमएसएन की क्लास रहेगी वीक में, अभी लेटेस्ट में 2 दिन साइकेट्री की क्लास रहेगी, 2 दिन नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास रहेगी। आपको रेगुलर ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। और जो टॉपिक आज अपन ने पढ़ा है सेल, उसके बारे में आप अलग अलग पार्ट्स में सब कुछ मिलेगा आपको, तो कृपया करके पूरा पूरा देखें आप अच्छे से शुरू से एंड में। अपना काम अपन ने पहले ही बताया था कि अपनी क्लास रेगुलर रहेगी, अपना ऐसा नहीं रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, कभी थोड़ा पढ़ लिया, कभी थोड़ा पढ़ लिया। बात करें अपन की इतना सारा एक साथ कैसे पढ़े, तो 2 घंटे की क्लास आप एक साथ नहीं लेते, 1 घंटे की क्लास आप एक साथ नहीं लेते। अगर ऐसा भी नहीं है, आपने नहीं ली है, तो आदत बनानी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एम्स में सिलेक्शन लेना है, तो आपको 2 घंटे लगातार तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे भी आप मूवी देखते हो 3 घंटे की, तो 3 घंटे की मूवी आराम से देख सकते हो, तो 1 घंटे या 2 घंटे आप आराम से देख सकते हो। तो सेल वाला टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।